Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 21st May 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about 3 years rule for judicial services. This topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. तो क्या है ये 3 ईयर रूल फॉर जुडिशियल सर्विसेज, पहले वो समझते हैं एंड देन वील डू लिटिल बिट ऑफ एनालिसिस आल्सो विथ रिस्पेक्ट टू दिस रूल। हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया है कि जो भी जुडिशियल सर्विसेज में आना चाहते हैं एस्पिरेंट्स, उनको पहले 3 साल की लीगल प्रैक्टिस करनी होगी, देन ओनली दे कैन अपीयर इन जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स। और सुप्रीम कोर्ट का रिकमेंडेशन समझ लीजिए एक तरीके से डायरेक्शन ही होता है, ठीक है। उन्होंने कहा कि हम सजेस्ट करते हैं, तो एक तरीके से इट इज अ काइंड ऑफ डायरेक्शन फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स टू अलाइन द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम इन दिस मैनर। तो ये जो नया रूल है ये इसलिए लाया जा रहा है ताकि जो नए यंग जजेस आए उनके पास पहले से कोर्ट रूम का एक्सपीरियंस हो। They should have procedural knowledge कि how Indian judicial system works at lower level। इसके लिए और एक तरीके से डायरेक्शन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो भी जुडिशियल सर्विसेज में स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हैं who aspire to become a judge in lower courts, they should have first of all 3 years of experience as working lawyer in the several courts across the country। अब ऐसा नहीं है कि इस तरीके की बात सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार की है। देयर वाज अ केस, ऑल इंडिया जजेस केस 2002। देयर आल्सो सुप्रीम कोर्ट हैड सजेस्टेड दैट द जजेस शुड हैव सम लीगल एक्सपीरियंस बिफोर अपॉइंटमेंट, बट वहां पे एक्सप्रेस्ड तरीके से नहीं कहा था कि कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यही कारण है शायद से कि मोस्ट ऑफ द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स अक्रॉस द कंट्री विच इज कंडक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स, वहां पे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स आर अलाउड टू अपीयर डायरेक्टली, and if they clear the exam they become or get into services like magistrates and all at lower judicial level। तो ऑल इंडिया जजेस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी कि जजेस शुड हैव सम लीगल एक्सपीरियंस, उसी पे फर्दर बिल्ड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब ये रिकमेंडेशन दे दिया है कि जुडिशियल सर्विसेज एस्पिरेंट्स शुड हैव एटलीस्ट 3 years ऑफ लीगल प्रैक्टिस बिफोर दे कुड अपीयर फॉर जुडिशियल सर्विस एग्जाम। यही है 3 years रूल फॉर जुडिशियल सर्विसेज। अब इसको लेकर के ऑफ कोर्स कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे अगर इस रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया जाए। सबसे पहला कंसर्न या क्रिटिसिज्म सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्शन का है कि दिस डायरेक्शन इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स और एम्पिरिकल बेसिस। कोई भी ऐसा रिपोर्ट, डेटा या फैक्ट नहीं कोट किया गया है जिसके मदद से ये साबित किया जा सके कि लीगल प्रैक्टिस का जो एक्सपीरियंस है दैट हेल्प्स इन इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ जजेस, या फॉर दैट मैटर एब्सेंस ऑफ लीगल प्रैक्टिस एक्सपीरियंस डिक्लाइंस और लीड्स टू डिटोरिएटेड क्वालिटी ऑफ जजेस। ऐसा कुछ भी डेटा या फैक्ट नहीं दिया गया है कहीं भी कि लीगल एक्सपीरियंस होने से क्वालिटी ऑफ जजेस इंप्रूव होती है। उसके अलावा जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए तो ऑफ कोर्स ये सेटबैक है। अभी तक क्या होता था कि जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स होते थे वो जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम में अपीयर कर सकते थे, अब उनको 3 साल प्रैक्टिस करनी होगी। अब जो डिसएडवांटेजियस सेगमेंट के एस्पिरेंट्स हैं जुडिशियल सर्विसेज के लिए, स्पेशली दोज हु कम फ्रॉम रूरल एरियाज या पुअर बैकग्राउंड, या दोज हु आर फर्स्ट जनरेशन एस्पिरेंट्स जो पहली बार लीगल सर्विसेज में एंटर करना चाहते हैं, फर्स्ट जनरेशन के लिए प्रॉब्लम क्या है कि उनको प्रैक्टिस करने में भी बहुत तकलीफ होगी। उनको कोई जगह भी नहीं मिलेगा जहां से वो अपनी प्रैक्टिस की शुरुआत कर पाए। नो वन विल हायर देम, नो वन विल गिव देम एनी एक्सपीरियंस और सर्विस। तो इस तरीके से जो फर्स्ट जनरेशन के एस्पिरेंट्स हैं दे आर गोइंग टू फेस बिगर चैलेंज। उसके अलावा जो डिसएडवांटेजियस सेगमेंट के एस्पिरेंट्स हैं लाइक एस्पिरेंट्स फ्रॉम पुअर और रूरल बैकग्राउंड, दे आर ऑल्सो going to face disadvantageous situation and this may lead to drain of talent। जो young judicial aspirants हैं, they are many of them are talented, young,
but now they will be demotivated to get into judicial services. So they will shift their career in some other direction, so that may lead to wastage of talent also. फाइनेंशियल बर्डन भी है लॉ ग्रेजुएट्स के लिए। अभी तक वो क्या होता था कि अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम दे सकते थे, बट नाउ दे विल हैव टू वेट फॉर 3 years विदाउट एनी स्टेबल इनकम। कोर्ट में प्रैक्टिस करने से एज ए लॉ कोई इनकम की गारंटी तो है नहीं, स्पेशली फॉर यंग लॉयर्स। और एक सबसे बड़ी चैलेंज होती है इंफ्रास्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स। जो लॉ चेम्बर्स होते हैं वो इस तरीके से ओवर क्राउडेड होते हैं, और वहाँ पे लोकल सिस्टम इतना डीजेनरेटेड या एक्सप्लॉयटेटिव होता है कि न्यू कमर्स के लिए वहाँ पे कोई स्कोप होता ही नहीं है। एक इसी पे एक टीवी सीरीज आई थी लगभग 1.5-2 साल पहले, मैंने देखी थी, उसका नाम था मामला लीगल है। वहाँ पे यही दिखाया कि एक यंग लॉ ग्रेजुएट को शी वांटेड टू प्रैक्टिस लॉ, बट उसको कहीं बैठने तक का जगह नहीं मिल रहा था इन और एरिया अराउंड द लॉ चेम्बर्स। एक छोटी सी जगह भी नहीं मिलती है फॉर यंग लॉयर्स। तो इन दैट केस इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यंग लॉयर्स टू हैव एक्सपीरियंस ऑफ 3 years बिफोर अप्लाइंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज। और यही कारण है कि जो क्रिटिक्स हैं इस 3 year रूल ऑफ जुडिशियल सर्विसेज के, उनका कहना है कि अगर कॉम्पिटेंसी या एथिकल स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव ही करना है फॉर द जुडिशियल एस्पिरेंट्स, तो वो रिगरस एग्जाम प्रोसीजर से भी किया जा सकता है, एंड वंस दे आर सेलेक्टेड तो उसके बाद ट्रेनिंग देकर के भी किया जा सकता है, जैसे सिविल सर्विसेज के एग्जाम में किया जाता है। एथिक्स एंड इंटीग्रिटी का पेपर होता है, बाद में लबासना में प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। अब ये कह दिया जाए सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को कि जाओ पहले 3 साल डीसी ऑफिस में काम करो, तब जाकर के सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो दैट विल नॉट बी अ जस्टिफाइबल एक्शन। बट आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर भी हैं। दोज हु सपोर्ट दिस सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्टिव, उनका कहना है कि 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद जब आप आएंगे एज जज, तो यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, you will be making better decision. It will help in reducing case pendency in Indian judicial system, which is already very very high. 3 करोड़ से भी ज़्यादा केसेस पेंडिंग अगर लोअर जुडिशरी को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो कॉम्प्लेक्स लिटिगेशन को भी हैंडल करने में मदद मिलेगी टू द यंग जुडिशियल ऑफिसर्स वंस दे हैव एक्सपीरियंस, ग्राउंड एक्सपीरियंस ऑफ 3 years. एंड इट विल रिड्यूस देयर डिपेंडेंसी ऑन कोर्ट स्टाफ्स। अदरवाइज होता क्या है कि यंग जुडिशियल ऑफिसर चले तो जाते हैं, मजिस्ट्रेट तो चले तो जाते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको अपने जो स्टाफ हैं, जूनियर स्टाफ से उनकी मदद लेनी पड़ती है। तो इससे क्या होता है कि जूनियर स्टाफ दे बिकम वेरी वेरी बोल्ड, समटाइम्स अग्रेसिव ऑल्सो, दे फील दैट देयर कैन नॉट बी एनी चेक ओवर देम इवन इफ दे इंगेज इन टू करप्ट प्रैक्टिसेस। इस कारण से जो लोअर लेवल के कोर्ट्स होते हैं, मजिस्ट्रेट्स होते हैं, दे आर नॉट एबल टू कर्ब द इलिसिट और फ्रॉड एक्टिविटीज इन देयर जुरिडिक्शन, क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी होती है ऑन द लोअर लेवल स्टाफ। लेकिन अगर वो एक्सपीरियंस के साथ जाएंगे तो दे कैन मेक और दे कैन एंश्योर दैट द एंटायर ऑफिस वर्क्स इन अप्रोप्रिएट मैनर। लेकिन अब क्या किया जा सकता है? व्हाट कुड बी बेटर सॉल्यूशन? तो एक मिडिल पाथ कुड बी ट्रेस्ड कि यंग एस्पिरेंट्स को इनकरेज किया जाए कि दे शुड गेट सम एक्सपीरियंस बिफोर दे अप्लाई फॉर जुडिशियल सर्विसेज, बट मेकिंग इट मैंडेटरी फ्रॉम डे वन वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मैनी एस्पिरेंट्स, स्पेशली दोज हु आर कमिंग फ्रॉम डिसएडवांटेजियस सेगमेंट। साथ ही साथ सरकार थोड़ा स्टाइपेंड प्रोवाइड कर सकती है, फेलोशिप ऑफर कर सकती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो यंग लॉयर्स हैं वो इंटर्नशिप ले पाएं। तो सरकार की तरफ से अगर इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी तो उनको थोड़ा एक्सपीरियंस लेने में मदद मिलेगी। और सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि रूरल एंड अर्बन एरियाज के कैंडिडेट्स के लिए इक्वल प्लेटफॉर्म या इक्वल अपॉर्चुनिटी स्टैब्लिश हो पाए इफ दे वांट टू एंटर इनटू जुडिशियल सर्विसेज। एग्जैक्टली इस टॉपिक से तो रिलेटेड नहीं, बट लोअर जुडिशियल सिस्टम में कैसे अपॉइंटमेंट होता है ये आपने बेसिक पॉलिटी क्लास में जरूर पढ़ा होगा। उसके बेसिस पे मैंने ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा आपसे मेंस में प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्रिटिकली एग्जामिन सुप्रीम कोर्ट्स रिसेंट रिकमेंडेशन फॉर 3 year मिनिमम लीगल प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट बिफोर अपीयरिंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम।
तो आप पहले बताएंगे कि रिसेंट सजेशन क्या है, एंड दिस रिकमेंडेशन इज इन लाइन विथ ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन केस ऑफ 2002। इसके फायदे क्या होंगे, नुकसान क्या हो सकते हैं, और इसके बाद वे फॉरवर्ड सजेस्ट कीजिए कि ऑप्शनल कर दीजिए रादर देन मेकिंग इट मैंडेटरी। पोस्ट रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाए। कंक्लूजन में आप ऐसा लिख सकते हैं कि इंटेंशन तो अच्छा है, बट इट कैन परपेचुएट, इट कैन लीड टू सिस्टेमिक इनइक्वालिटीज। इट माइट पुट students coming from marginalized segment on even more disadvantageous position। ऐसा आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट न्यू ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पोर्टल, OCI पोर्टल, इंपॉर्टेंट फ्रॉम GS पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले समझेंगे कि हु आर OCIs, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। देखिए, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट जो है, इट रिलेट्स विथ दोज पीपल हु आर ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिनके माता पिता या उनके फोर फादर्स भारत से संबंधित रहे हैं, बट अब ऐसे लोग दुनिया के दूसरे देशों में रह रहे हैं और दूसरे देशों की उन्होंने सिटीजनशिप ले ली है। भारत की सिटीजनशिप अब उनके पास नहीं है। आई होप यू नो दैट इंडिया डज नॉट फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप। तो अगर कोई भी इंसान अगर इंडियन सिटीजन भी है, अगर वो दूसरे देश की सिटीजनशिप लेता है तो उसकी भारत की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो भारत के लोग हैं, भारत ओरिजिन के मूल के लोग हैं, उनके पेरेंट्स या फोर फादर्स भारत से रिलेटेड थे, बट अब दुनिया के दूसरे देशों में रहते हैं, दूसरे देशों की उन्होंने सिटीजनशिप ले रखी है। ऐसे लोगों के लिए कॉन्सेप्ट है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड by Government of India in 2005 by amending Citizenship Act of 1955। ध्यान रहे, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया को भारत का सिटीजन नहीं कहा जाता है, बट उनको कुछ फैसिलिटीज दी गई हैं जो एक आम फॉरेनर के लिए नहीं है। वो बस उन्हीं लोगों के लिए हैं जो भारत मूल से जुड़े थे, बट अब उन्होंने भारत की सिटीजनशिप छोड़ दी है। तो टेक्निकली तो दे आर फॉरेनर्स फॉर अस, बट चूंकि दे आर ऑफ इंडियन ओरिजिन तो उनको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी हमने दी है एज कंपेयर टू एनी अदर फॉरेनर। और ऐसे लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया है एज ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया बाय अमेंडिंग सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। कुछ फैसिलिटीज हैं जैसे कि लाइफ लॉन्ग वीजा फ्री ट्रैवल फैसिलिटी, उनको जब भी भारत आना है तो बार बार वीजा लेने की जरूरत नहीं है। एंड उसके अलावा जैसे मल्टीपल एंट्री, लाइफ लॉन्ग वीजा एंट्री, जब चाहे तब आ सकते हैं, लाइफ लॉन्ग वीजा टू इंडिया उनको मिला हुआ है। दे हैव पैरिटी विथ इंडियन सिटीजन्स इन सर्टेन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल फील्ड सच एज एंट्री फीस फॉर नेशनल पार्क CTC। तो कई दफ़ा आप देखोगे कि नेशनल पार्क वाले एरिया में या म्यूजियम घूमने के लिए इंडियन सिटीजन्स के लिए फीस अलग रहता है, फॉरेनर्स के लिए अलग रहता है, और फॉरेनर्स के लिए फीस जो है वो मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा रहता है। ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया अगर आप हैं तो आपके लिए भी ये जो फीस है दैट विल बी एट पार विथ एनी इंडियन सिटीजन। तो इस तरह के कई सारे फैसिलिटीज होते हैं फॉर ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अब ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट जो है, इट इज अवेलेबल फॉर पीपल हु आर ऑफ इंडियन ओरिजिन but have acquired citizenship of other country except पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। अगर आप इंडियन ओरिजिन के हैं और आपने पाकिस्तान या बांग्लादेश की सिटीजनशिप ले ली है तो फिर आपको भारत के अंदर OCI स्टेटस भी नहीं मिलेगा, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का स्टेटस भी नहीं मिलेगा। लेट अस सी इन डिटेल व्हाट आर द एलिजिबिलिटी टू बी डिक्लेयर्ड एज ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। Any person who was eligible to become citizen of India on 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को कोई भी इंसान अगर भारत का सिटीजन बनने के लिए एलिजिबल था बट उसने सिटीजनशिप नहीं ली, तो वो इंसान अब या उसके फैमिली अब OCI स्टेटस ले सकते हैं। एनी पर्सन हु वाज सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950, वो भारत का सिटीजन था 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भी, लेकिन बाद में उसने सिटीजनशिप छोड़ दी। या अ पर्सन हु बिलोंग्स टू अ टेरिटरी दैट बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 15 अगस्त 1947, फॉर एग्जांपल सिक्किम। मान लीजिए एक इंसान सिक्किम में रहता था, सिक्किम बाद में भारत का हिस्सा बना, 1947 में तो भारत का हिस्सा था नहीं। अब सिक्किम में रहता था वो इंसान, उसने दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली,
तो नाउ दैट पर्सन इज एलिजिबल टू गेट ओसीआई स्टेटस इन इंडिया। साथ ही साथ ऐसे लोग, ये जो 3 कैटेगरी के लोग हैं, उनके चिल्ड्रन एंड स्पाउस आर ऑल्सो एलिजिबल टू गेट ओसीआई स्टेटस इन इंडिया। ओसीआई स्टेटस मिलने से बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। इससे वीजा, लाइफ लॉन्ग वीजा वगैरह तो है ही, वर्क एंड स्टडी अपॉर्चुनिटीज आराम से मिल जाता है भारत के अंदर। यू कैन ओन प्रॉपर्टी इन इंडिया, तो प्रॉपर्टी राइट्स में काफी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं टू एन ओसीआई एज कंपेयर टू अ फॉरेनर। एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि ओसीआई स्कीम से पहले एक कॉन्सेप्ट चलता था भारत सरकार द्वारा, पीआईओ कार्ड, पीपल ऑफ इंडिया ओरिजिन कार्ड। तो इस तरह के लोगों के लिए पहले एक बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए एक सिस्टम लाया था भारत सरकार ने, जिसका नाम था पीआईओ कार्ड। बाद में सरकार लेकर के आई ओसीआई कॉन्सेप्ट इन 2005। इस तरह के लोगों के लिए प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए ओसीआई स्कीम लाया गया 2015 में। तो उसके बाद से टू अवॉइड डुप्लीसिटी, टू अवॉइड अननेसेसरी कंफ्यूजन, द कॉन्सेप्ट ऑफ पीआईओ कार्ड इज एलिमिनेटेड, इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट्स। तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओसीआई कॉन्सेप्ट आया 2005 में बाय अमेंडिंग सिटीजनशिप एक्ट, और ऐसे लोगों के लिए ओसीआई स्कीम आया 2015 में, जिसकी मदद से ऐसे लोगों को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जा सके। बट एक इस तरीके की स्कीम ऑलरेडी चल रही थी, पीआईओ कार्ड होल्डर्स स्कीम। पीआईओ कार्ड होल्डर स्कीम को हटा दिया गया ताकि कोई अननेसेसरी कंफ्यूजन ना रहे। सो करेंटली देयर इज जस्ट वन scheme for the benefit of people of Indian origin who have got OCI status in India. वो स्कीम का नाम है OCI स्कीम। There is nothing like PIO कार्ड स्कीम currently. करंट न्यूज जो है, जो मैं कवर कर रहा हूँ, दैट न्यूज इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट मैंने ये कवर किया ताकि आपको ओसीआई का कॉन्सेप्ट सिखा सकूं और याद करा पाऊं कि अब सिर्फ ओसीआई है, पीआईओ का कार्ड होल्डर स्कीम नहीं है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इनॉग्रेट किया है एक नया ओसीआई पोर्टल, जिसकी मदद से ओसीआई जो लोग हैं उनको भारत में आने में या यहाँ पे अलग अलग बेनिफिट्स अवेल करने में मदद मिलेगी। सो अब ओसीआई पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय यूनियन होम मिनिस्ट्री। न्यूज इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Next topic is about Professor Jayant Narelkar and his challenge to Big Bang Theory. Important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. Professor Jayant Narelkar was an Indian astrophysicist and he collaborated with his PhD guide Fred Hoyle, और इन दोनों ने मिलकर के स्टेडी स्टेट थ्योरी दी थी, which was an alternative to Big Bang Theory. Big Bang Theory, you know, it suggests कि the universe started as a result of an explosion, and since then universe is expanding continuously, and because of continuous expansion the density of universe is decreasing. ये कहता है Big Bang Theory. तो matter dilutes as universe expands. So जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, डेंसिटी कम हो रहा है. दिस इज द सजेशन गिवन बाय अंडर बिग बैंग थ्योरी. बिग बैंग थ्योरी को चैलेंज किया था प्रोफेसर जयंत नारिलकर ने इन एसोसिएशन विथ हिज गाइड फ्रेड हॉयल. इन्होंने कहा कि देखिए, द यूनिवर्स हैड नो बिगनिंग और इट हैज नो एंड, इट इज एटर्नल. ऐसा नहीं है कि इट इज ए रिजल्ट ऑफ सम सिंगुलर इवेंट कि कुछ एक्सप्लोजन हुआ उसके बाद से यूनिवर्स की शुरुआत हुई. तो यूनिवर्स हैज बीन एटर्नल, इट वाज ऑलवेज देयर एंड इट विल ऑलवेज बी देयर. इट इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एनी सिंगुलर इवेंट लाइक एनी बिग बैंग. एंड यूनिवर्स इज कॉन्टिन्यूअसली एक्सपैंडिंग, yet its density is constant, क्योंकि the new matter is getting created every moment. So the continuous creation of matter helps in maintaining constant density of universe. ये है steady state theory suggested by Indian astrophysicist Jayant Narikal in association with Fred Hoyle. Steady state theory was considered to be a big challenge to Big Bang theory.
रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। लेकिन धीरे धीरे और भी ऑब्जर्वेशनल फैक्ट्स मिलते गए और 1960s या 70s तक आते आते बिग बैंग थ्योरी गेन्ड मोर डोमिनेंस बिकॉज ऑफ ऑब्जर्वेशनल एविडेंसेस। द strongest observational evidence in favor of Big Bang theory has been redshift theory as well as cosmic microwave background radiation theory, which strongly support Big Bang. तो धीरे धीरे the steady state theory lost favor because of lack of evidence. Yet आप कह सकते हैं कि steady state theory ने काफी हद तक बिग बैंग थ्योरी को रिफाइन होने में मदद की। अ काउंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कॉन्सेप्ट टू गेट रिफाइंड, और इस कारण से बिग बैंग थ्योरी इज नाउ इवन मोर इंफॉर्मेटिव इन नेचर। तो इस ये है कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोफेसर जयंत नारेलकर। हिज स्टेडी स्टेट थ्योरी, दो इट हैज लॉस्ट इट्स फेवर इन करेंट टाइम, yet it is considered to be significant contribution in the field of astrophysics. करंट न्यूज ये है कि प्रोफेसर जयंत नारिलकर, आप देख सकते हैं जयंत नारिलकर साहब को, ही इज सिटिंग विद लाल बहादुर शास्त्री जी इन 1965। जयंत नारिलकर पास्ट अवे। उन्होंने कई सारे फील्ड्स में कंट्रीब्यूशन किए हैं। फॉर एग्जांपल ही हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स इन। उसके अलावा ही हैज ऑथर्ड मेनी साइंस एंड फिक्शन बुक्स। एक बुक है उनकी, चार नगरथाले मजे विश्व, माई टेल ऑफ फोर सिटीज। इट वॉन साहित्य अकादमी अवार्ड एज वेल। प्रोफेसर जयंत नारिलकर साहब को पद्म भूषण मिल चुका है, एज वेल एज ही हैज गॉट पद्म विभूषण ऑल्सो इन 2004, सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सिरुई लिली फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। छोटा सा टॉपिक है। सिरुई लिली फेस्टिवल जो है उखरूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर में मनाया जाता है। इट इज नेम्ड आफ्टर सिरुई लिली फ्लावर विच इज स्टेट फ्लावर ऑफ मणिपुर। मणिपुर की सरकार, वहां के डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म सिरुई लिली फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है ताकि मणिपुर के अंदर टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। छोटा सा ऐसा प्रीलिम्स में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है विथ रिस्पेक्ट टू सिरुई लिली फेस्टिवल। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। EIA से संबंधित ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, क्योंकि इट इज नॉट मैंडेटरी टू हैव पब्लिक ओपिनियन इन ऑल EIA केसेस। इट शुड बी प्रमोटेड एज मच एज पॉसिबल, ऐसा लिखा है EIA के नॉर्म में, बट इट इज नॉट मैंडेटरी इन ऑल EIA assessments. Sun synchronous polar orbit is used. It enables satellite to pass over the same part of the earth at the same time. ये तो सीधा सीधा था। E0 वाला FIR वाला भी सिंपल ही था। So that's all from our side for today. Thanks for watching.